गहलोत जी ने अपनी जिंदगी में सिफारिश के अलावा कुछ किया ही नहीं। सबसे ज्यादा सिफारिश मानने वालों में उनका नंबर 1 है। चल कूद का जो काम है और बेवजह की जो बातें करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत ही गोविंद सिंह ने की है। आखिर ओछी राजनीति करने का भी एक स्तर होना चाहिए ना। विधानसभा सत्र स्टार्ट हुआ तो विरोध करते हुए दिखाई दी पक्ष। जब मुद्दे पास में नहीं होते, जब मुद्दा हाथ में नहीं होता है और सिर्फ आलोचना ही करनी है, तो यही काम होता है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं आप उससे कबाटी। फिलहाल हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि राजस्थान की राजनीति के वरिष्ठ नेता और साथ ही जो है पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल। स्वागत आपका। सर हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि मतलब आप वाजपेयी जी के समय के नेता रहे हैं और अभी मोदी जी हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? उस समय के जो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे और अभी मोदी जी हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 96 में मैंने पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन फाइट किया। और उस समय के दौर में और इस दौर में जो मोटा फ़र्क है वो ये है कि उस समय पार्टी ने सरकार बनाई 96 में, थोड़े दिन चली, उसके बाद 98 में बनी, फिर 99 में बनी। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब 3 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट थी। देश की बहुत सारी अन्य पार्टियों के साथ में बड़ा समझौता था, सीटों का जो बंटवारा था, उस समझौते के कारण से सीटें हमारी जो है पूर्णतया बहुमत की नहीं थी और वो कोएलिशन जो है बहुत अच्छा चला। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 2014 से पहले जब उन्हें देश के अग्रिम प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी की ओर से प्रोजेक्ट किया गया, उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ। उस दौर में देश भर के अन्य वो हिस्से जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत कम आया करती थी, वहाँ पर सीटों की ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेटवर्क था काम करने का, उस नेटवर्क में भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेटवर्क को साथ लेते हुए जो नया नेटवर्क जोड़ा गया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और उसी का नतीजा है कि 2014 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2024 हो, लगातार पार्टी जो है वोटों परसेंटेज जो है वो बढ़ता गया। वोटों परसेंटेज बढ़ने के साथ उनकी काम करने की और पार्टी के काम करने की जो शैली रही वो है वोटों परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज। जब पोलिंग परसेंटेज किसी समय में, मैं सीकर का आपको उदाहरण दूं, 1996 में 13 लाख और 13,000 वोट जो है वोटर लिस्ट में थे, उसमें से 6,11,000 वोट पोल हुए, यानी 50% से कम। समय बढ़ता गया, आज स्थिति ये है कि वोटों परसेंटेज जो पार्लियामेंट का है वो 70% प्लस हो गया। वोटों परसेंट पार्लियामेंट का, विधानसभाओं का वोटों परसेंटेज अगर पुराना परसेंटेज आप देखेंगे तो वो 60% के और 58% के आसपास होता था। पार्लियामेंट का परसेंटेज है वो 50-52% होता था देश भर का, और अब वो परसेंटेज जो है विधानसभाओं का परसेंटेज है वो 74, 75, 76, 77, 78 और 80% से अबव भी हो रहा है। यानी अवेयरनेस, जनजागरण, इसका जो प्रचार प्रसार हुआ वो अपने आप में अद्भुत है। लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने का जो काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के संगठन ने जो किया वो इतना बड़ा है कि दुनिया के किसी भी देश में वोटों परसेंटेज 18 से 22% के बीच में परसेंटेज बढ़ गया, पोलिंग परसेंटेज। ये खास बात है और उसके नतीजे आप देख रहे हैं। अब दूसरी ओर हम देखें तो देश का ढांचा बड़ा मजबूत ढांचा है। 28 स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं साथ। अब 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जहां दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी न के बराबर हुआ करती थी, अब दक्षिण भारत में चाहे आप केरल चले जाएं, चाहे आप तमिलनाडु चले जाएं, चाहे आप आंध्र प्रदेश चले जाएं, चाहे आप तेलंगाना चले जाएं,
इवन महाराष्ट्र का भी आधा हिस्सा दक्षिण भारत के रूप में जाना जाता है, आदि आदि। तो वहाँ पर जो है वो सीटें हमारी कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन वोटों परसेंटेज बहुत बड़ा है। आसाम जैसे स्टेट और नॉर्थ ईस्ट के, आसाम प्लस नॉर्थ ईस्ट, वहाँ क्या हालात है वो आप किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आसाम प्लस नॉर्थ ईस्ट में बहुतायत में है, सर्वाधिक वहाँ एमएलए हैं, सर्वाधिक वहाँ से एमपी आ रहे हैं, और उस इलाके का अमूल चूल परिवर्तन हुआ है। उसके पीछे कारण यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लैप्सेबल और नॉन लैप्सेबल दो तरह की योजनाएं भारत सरकार के बजट में चलती हैं, तो वहाँ जो है धरातल के ऊपर पैसा बहुत कम पहुँच पाता था। वहाँ पर धरातल पर पाइपलाइन में पैसा जो अटक जाता था, उसका बाकायदा एक अच्छे से सर्वे हुआ, सर्वे होके और वहाँ उन्होंने नॉन लैप्सेबल पूल कर दिया। मान लीजिए कि राजस्थान में 10,000 करोड़ रुपए किसी एक योजना में आए, उसमें से 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 3,000 नहीं हुई। मान लीजिए कि बिहार में भी 10,000 आए, उसमें 6,000 करोड़ खर्च हो गए, 4,000 नहीं हुए, तो वो पैसे वापस भारत सरकार के उस हेड में चले जाएंगे। जिस हेड से आए उस हेड में जो खर्च हुआ उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाएगा, जो खर्च नहीं हुआ उसका पैसा वापस जमा होगा, और अगले साल जो बजट का आवंटन होगा उसमें कमी हो जाएगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इस स्थिति को माननीय मोदी जी ने बिल्कुल जो है एक अलग तरह का प्रारूप बनाया कि वहाँ अगर 10,000 करोड़ रुपया गया, 7,000 खर्च हुआ, तो 3,000 करोड़ रुपया जो खर्च नहीं हुआ वो वापस भारत सरकार के खाते में नहीं जाएगा, और नेक्स्ट ईयर अगर मान लीजिए फिर 10,500 हुआ तो उसमें उसको ऐड करके और वो स्कीम 13,500 करोड़ रुपए की हो जाएगी। उसकी वजह से वहाँ काम का जो बिल्कुल बंटवारा था अलग अलग स्कीम्स का, वो बहुत कमज़ोर था, और उसी का नतीजा है कि आज वहाँ पर स्थितियाँ बढ़िया बनी। बंगाल जैसे स्टेट में जहाँ पर कार्यकर्ताओं की फौज थी, लेकिन वो भय युक्त रहती थी और वो अब भय मुक्त हो गई। तो भय युक्त और भय मुक्त के साथ ही जो परिवर्तन आया वो भी आपसे छुपा नहीं है। इसलिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो प्रारूप तैयार किया और स्वर्ण चतुर्भुज योजना का जो काम शुरू किया, उसमें आपको ध्यान है स्वर्ण चतुर्भुज के रूप में देश में पहली बार कि भाई चारों जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को जोड़ा जाए, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 7.5 लाख राजस्व ग्राम थे, जिसमें से करीब 4 लाख राजस्व ग्राम और ग्राम पंचायतें जो हमारी देश भर की हैं वो सड़कों से वंचित थी। दूध वाला अपना दूध कैसे पहुंचाए, स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए कैसे जाएं, क्योंकि उस ज़माने में तो स्कूल जो हैं वो तहसील हेडक्वार्टर और पंचायतों के जो मुख्य हेडक्वार्टर वहीं हुआ करती थी। उनकी सब्जियां कैसे पहुँचे, अनाज कैसे पहुँचे, आर्थिक रूप से गांव का व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को उसके घर की आय जो है वो कैसे बढ़े। तो उसके लिए ये PMGSY का जो नेटवर्क फैला, उसकी वजह से गांव का व्यक्ति अपने छोटे साधन में जाने लगा, उसमें दूध भी ले जाने लगा, अपनी सब्जी भी ले जाने लगा, बच्चों को पढ़ाने भी ले जाने लगा, और वो शहर में पहुंचा, ब्लॉक पे पहुंचा, ये हेडक्वार्टर पे पहुंचा, जहाँ पैदल जाया करते थे। तो वो आते टाइम जो अर्निंग है, 2 तरह की अर्निंग मिली। एक पढ़ाई की अर्निंग मिल गई, पढ़ाई मिल गई। दूसरा उनका आर्थिक रूप से घर का जो खर्चा था वो खर्चा चलाने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक अलग से उनके पास में आर्थिक रूप से अलग पैकेज आने लग गया। खेती बाड़ी के साथ साथ में अन्य योजनाएं जो आगे बढ़ी, उसके पीछे एकमात्र कारण है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसके बाद देश भर में दुनिया भर की जो नेटवर्क है, जैसे यूरोप है, अमेरिका, सातों महाद्वीप है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश को भी, अब क्योंकि हम विकसित देश तो है नहीं, हम तो विकासशील देश हैं। विकासशील देश जो है उनकी दौड़ में आगे चल रहे हैं कि भाई कैसे भी हम आगे जाएं। तो विकासशील कंट्री जो चल रही थी उसमें हम पिछले 10 साल में पहले नंबर पे आ गए। विकसित हम 2047 तक का जो हमारा सपना है वो आप सबसे किसी छुपा हुआ नहीं। लेकिन उसके लिए जो नेटवर्क बना, चाहे वो भारतमाला का बना, चाहे एक्सप्रेसवे का बना, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी का बना, बॉर्डर्स पर जो है ना BOR, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है
तो उसका नेटवर्क इतना बढ़िया है कि हमारी जितनी सेनाएं हैं वो अपने नेटवर्क के लास्ट मोमेंट तक पहुंच नहीं पाती थी। आज स्थिति ये है कि बॉर्डर के ऊपर जितनी रोड्स हैं वो भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे है, नेशनल हाईवे जैसे है, वहाँ की रोड भी जो है सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के अंडर में आती हैं। और वहाँ अब हमारा आर्मी भाई जो है, सैनिक भाई जो है, पैरामिलिट्री फोर्स है, BSF है, वो इजीली पहुँच सकते हैं। उसके बाद में बॉर्डर के ऊपर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सिक्योरिटी के लिए जो देश भर में एक बड़ा सपना हुआ करता था, तो हमारी सीमाएं जो हैं उनको इस तरह से सशक्त कर दिया गया कि वहाँ पर बड़े खुले पड़े रहते थे। अब जो सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पे जो वायरिंग, फेंसिंग, दीवारें, वहाँ की चौकियाँ, जहाँ पेड़ों के ऊपर रात को हमारे BSF के नौजवान रात बिताया करते थे, वहाँ हर जगह पोस्ट बन गई। हर पोस्ट के ऊपर सोने की, रहने की, खाने की व्यवस्थाएं बन गई। 2-2 दिन का खाना किसी ज़माने में पहुँचता था, गाड़ियाँ पहुँचती थी, 2 दिन का खाना देके जाती थी। अब सुबह और शाम दोनों टाइम का खाना वहाँ पहुँचता है, आदि आदि। तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विज़न था उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया वो अपने आप में अद्भुत है। वहाँ से शुरुआत होते होते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज स्थिति है कि दुनिया से सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसी तरह से रहा हमारा राजस्थान। हमारे राजस्थान में जब 1990 से लेकर 98 तक आदरणीय भैरू सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री रहे, तो अंत्योदय अन्न योजना ये एक ऐसी योजना थी जिस योजना को कोई जानता नहीं था देश भर में। अंत्योदय अन्न योजना यानी अन्नदाता जो है वो ही सबसे बड़ा दाता है। इसका जो प्रचार प्रसार, इसके बारे में गांव-गांव में पहुंचाने का जो काम हुआ वो अपने आप में अद्भुत था। उसके बाद में एक स्कीम निकाली RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ग्रामीण क्षेत्र में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। फिर कृषि उपज मंडियों को पैसा दिया नाबार्ड से। नाबार्ड जो है वो एक ऐसी संस्था है जो RBI सीधा गवर्न करता है, उससे पैसा दिया। वो सारा पैसा धीरे धीरे जो है स्टेट में फैला। आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने उन योजनाओं में जो मैचिंग शेयर की योजनाएं थी, यानी भारत सरकार की योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें 50-50 है। 50% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 50% स्टेट गवर्नमेंट का है, कहीं 70-30 है, कहीं 80-20 है, कहीं 75-25 है। उन योजनाओं का पैसा जो भारत सरकार से आता था, जो लैप्स हो जाता था, कांग्रेस के समय में पैसा वहाँ से आया और यहाँ का पैसा उसमें मैचिंग नहीं लगा। वहाँ से अगर 1000 करोड़ रुपया है तो 1000 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को लगाना पड़ेगा। तो वो नहीं लगाने के कारण से हुआ क्या कि वो पैसा जो 1000 आया उसमें से 200-400 खर्च हुआ और बाकी वापस चला गया। माननीय भजन लाल जी ने इसको बहुत बारीकी से पकड़ा और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना रुपया आ रहा है उसमें स्टेट का पैसा, जो भी स्कीम जिस शेयर में है वो बराबर पैसा लग रहा है। और उसका कारण है कि राजस्थान में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उसके बाद में केर्न एनर्जी आई। केर्न एनर्जी एक ऐसी यूनिट थी जिन्होंने सर्वे किया और तेल के जो भंडार हैं, जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, खास तौर से जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का कुछ पार्ट, वहाँ जो खोज हुई वहाँ करीब 200 बड़े कुएं खोदे गए। केर्न एनर्जी एक कंपनी है, जैसे BPCL है या हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या इंडियन ऑयल है, उसी तरह की एक कंपनी है। तो उन्होंने वो काम उनको दिया गया। उसका नतीजा ये निकला कि केर्न एनर्जी 2001 के आसपास में काम शुरू किया और तेल जब तक होगा तो रिफाइनरी कहाँ से आएगी। तो आज जो पचपदरा की रिफाइनरी है जिसका उद्घाटन अभी पिछले महीने ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो केर्न एनर्जी के कारण से वहाँ पर जो तेल की खोज हुई, उस खोज से लगा कि ये तेल जो है वो रिफाइनरी के रूप में हमें मिल सकता है। क्योंकि रिफाइनरी में जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए उतना तेल रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल जो है वो रिफाइनरी में हमें फिनिश गुड्स बनाने के लिए मिले। आज स्थिति है कि हमारी ये लाइन जामनगर पहुंच गई है। इसलिए अब रही यमुना जल की बात, हमारे राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान में खास तौर से चूँकि हम शेखावाटी में हैं, शेखावाटी देश का और प्रदेश का वो हिस्सा है जहाँ के सबसे ज़्यादा सैनिक देश की सीमाओं के ऊपर पहली रक्षा पंक्ति में खड़े हैं। चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, चाहे राष्ट्रपति जी का भवन हो, चाहे रक्षा मंत्रालय का भवन हो,
वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है ना, मैक्सिमम सैनिक भाई जो हैं ड्यूटीज़ पे जो है, वो हमारे शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू के भाई मिलेंगे आपको, क्योंकि वो एक तो विश्वसनीय होते हैं, ऐसा देश भर में माना गया है। देश भर के सभी विश्वसनीय हैं, लेकिन इनको विशेष माना गया है। नंबर 2, राजस्थान में चूँकि शेखावाटी में पढ़ाई लिखाई के लिहाज से खूब प्रोग्रेस हुई है, ज़मीनी स्तर का पानी जो है वो बहुत नीचा चला गया है। उसके बावजूद भी हमारा किसान भाई जो है, किसान पुत्र जो हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो 800, 1,000 फुट नीचे का पानी निकाल के बहुत अच्छी पैदा ले रहे हैं। देश में 10% हिस्सा, ज़मीनी हिस्सा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे पास है, 3,29,000 वर्ग किलोमीटर, लेकिन पानी की दृष्टि से 1.2% है हमारे पास ओनली, यानी 10% हिस्सा पानी का हमारे पास होना चाहिए, 1.2 है। उसके बावजूद भी यहाँ का किसान भाई इतना मेहनतकश है कि वो आपके से किसी छुपा हुआ नहीं। अब रही पलायन की स्थिति आ गई, क्योंकि बहुत सारे जोन जो है ना वो डार्क जोन बन गए, अलग अलग विधानसभा में नहीं ब्लॉक बने हुए। तो देश भर में जो जल संसाधन मंत्रालय है उसके अलग अलग ब्लॉक हैं, जैसे मान लीजिए लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक है, नेछवा ब्लॉक है, फतेहपुर ब्लॉक है, सीकर ब्लॉक है, दौद ब्लॉक है, श्रीमाधोपुर ब्लॉक है, खंडेला ब्लॉक है, पाटन ब्लॉक है। तो हमारे यहाँ पर ये स्थिति है, मैं अगर सीकर जिले की बात करूँ, बल्कि तीनों जिलों की स्थिति है, तो यहाँ पर 66% ब्लॉक डार्क जोन हो गए। यानी जो हमारे तीनों जिले हैं, इन तीनों जिलों का करीब हमारा जो हिस्सा है वो 28,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है। 8,000 सीकर में, 7,500 झुंझुनू में, 10,000 से ऊपर चूरू में क्षेत्रफल। और जनसंख्या का जो हमारा यहाँ पर पानी जो हमें चाहिए, जो पानी हमको चाहिए वो शर्मा जी, हमको पानी की आवश्यकता जो है वो करीब 1,32,00,000 की जो आबादी और करीब 1.5 करोड़ पशुधन, तो यानी लगभग 2,82,00,000 ऐसे हम प्राणी हैं, चाहे वो मानव प्राणी है चाहे पशु पक्षी प्राणी है, उनके लिए हमको पानी चाहिए। अब पर व्यक्ति कितना पानी चाहिए उसकी लिहाज से हमारे पास 66% पानी कम है। खेती बाड़ी का पानी भी अलग चाहिए। उसको देखते हुए यमुना जल समझौता जो बहुत वर्षों से पेंडिंग था, आदरणीय भजनलाल जी ने सरकार बनने के साथ ही उससे पहले पार्टी का घोषणा पत्र में भी ये था हमारा, उसके ऊपर वाकई बहुत ज़बरदस्त काम किया। हम तो शेखावाटी के लोग 100 साल में भी ऐसा कोई काम आज तक हुआ नहीं। हरियाणा सरकार को बनाया, उनसे बात की, जो एक्सेस पानी था उसके ऊपर बड़ी मीटिंगें हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जल संसाधन मंत्रालय के साथ में चर्चा हुई। CR पाटिल जी, इन लोगों ने सबने बैठ के एक तैयारी की कि कितना पानी एक्सेस है। वो एक्सेस पानी जो है वो इतना पानी एक्सेस है कि आप ये समझो कि जयपुर में जो पानी आता है, जयपुर में 11 जिलों को पानी जो है दिया जाता है, 11 जिलों को, उससे 5 गुना पानी, कितना गुना? 5 गुना पानी, वो 11.5 फुट डायमीटर की पाइप है, यानी करीब 3.66 मीटर का डाया। ऐसी 3 पाइपें जो हैं वो हथिनी कुंड से चलेंगी, हाशियावास आएंगी, वहाँ से फिर तीनों जिलों में पानी का जो है वो बंटवारा होगा। उसमें पीने का पानी हर ढाणी, हर गांव तक पहुंचाया जाएगा। सर, मेरा एक सवाल है, यमुना जल समझौते की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने राजनीति की, लोगों का कहना है, और भजनलाल जी फर्स्ट टाइम और मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ये समझौता करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के जो लोग हैं वो इस चीज़ से नाराज हैं। और अपने शेखावाटी की बात की जाए तो वो भी कह रहे हैं कि जैसे विपक्ष ने राजनीति करी वैसे ही भजनलाल जी राजनीति। देखिए, ये भाई सब जो खेल है ना, ये है MOU और MOA, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और MOA, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अभी तक जो बातें चलती थी वो MOU की चलती थी, एग्रीमेंट नहीं हुआ था, लिखित में कोई समझौता नहीं हुआ था।
इतना ही फर्क है जितना छोटे से एग्रीमेंट में रजिस्ट्री में फर्क है। एकदम मैं सीधी सीधी भाषा में बात कर रहा हूँ। अब MOA हो चुका है, MOA के लिए पैसे का आवंटन हो चुका है। 34,000 से 35,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च होंगे। यानी ये जो योजना है ये रिफाइनरी की योजना से 40% वाली योजना है। इतनी बड़ी योजना किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट के 3 जिलों के लिए आज तक नहीं बनी है जितनी बड़ी ये योजना है। अब आप मुझे बताएं, भारत सरकार ने समझौता कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेजेंस में कर दिया, पैसे का आवंटन हो गया, काम के लिए निविदाएं शुरू हो रही हैं, जो सर्वे रिपोर्ट्स थी वो कंप्लीट हो चुकी। हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार तीनों ने मिलके, दोनों सरकारों ने और भारत सरकार ने मिलके एक पाइपलाइन हरियाणा के लिए, हरियाणा सरकार का एग्रीमेंट हो गया, वो उनके काम आएगी, और 3 पाइपलाइन हमारे काम आएंगी। अब मुझे कोई ये बताए कि ट्यूबवेल के लिए पैसा मान लीजिए कि जारी हो गया कि ये ट्यूबवेल जो है वो 8,55,000 रुपये की लागत से बनेगा, तो ट्यूबवेल बनेगा। जारी हुआ नहीं, आप करें कांग्रेस के समय में कितने वर्षों तक, लंबे समय तक ये बात चलती रही, लेकिन आवंटन के नाम में 1 रुपया नहीं हुआ। इसलिए इसके लिए तो अब प्रधानमंत्री जी ने रिफाइनरी के उद्घाटन में बालोतरा में खास जिक्र यमुना जल का किया। तो प्रधानमंत्री के अनाउंसमेंट जैसे 15 अगस्त के अनाउंसमेंट है वैसा अनाउंसमेंट होता है, तो उसमें पैसे की कमी की बात तो बातें गई हो, तो बात पैसा आ ही चुका। तो अब इसके लिए तो विधिवत रूप से कानूनी प्रावधान बन गया, इसको कोई रोक नहीं सकता। और प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट में कि मुझे शेखावाटी इलाके के लिए, यमुना के जल के लिए, उन्होंने बालोतरा में आकर भी घोषणा की है, और यहाँ फाउंडेशन ले होगा तब आप सब देखेंगे। इसलिए अपने आप में अद्भुत काम है भाई, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है। कोई कुछ भी कहता रहे, इसमें पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हर किसी को धन्यवाद देना चाहिए। ये कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, न कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं, इसमें और कोई भी कुछ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति कहता है कि पानी ऐसी को नहीं है, तो ये गलत। कांग्रेस का कोई कहता है वो भी गलत, और कोई तीसरा कहता है वो भी गलत। ये काम तो अपने आप में अद्भुत काम हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, इवन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, जल संसाधन मंत्रालय ने, सबने मिलकर इस योजना को जो प्रारूप दिया है, ये योजना का काम शुरू हो गया हमारे लिए, तो इससे बड़ी खुशी की बात शेखावाटी इलाके के लिए तो हो ही नहीं सकती कोई, भूतों ने भविष्य थे। सर वैसे तो मेरे जो सवाल थे उनका जवाब आपने पहले ही दे दिया, लगभग का बिना पूछे ही। एक मेरा सवाल ये है, मेरा नहीं जनता का भी है, कहीं ना कहीं आप जब भाजपा से छोड़कर और कांग्रेस में गए थे, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, एक विशेष परिस्थिति में, इसमें कोई बात नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा है। एक विशेष परिस्थिति में मेरे साथियों के साथ, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, जो व्यक्तिगत रूप से बहुत लंबे समय से 1948 से परिवार जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। मेरे ताऊ जी बहुत अनेकों बार विधायक रहे हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में हम लोग जो है आगे खूब काम किया। कोऑपरेटिव सेक्टर में SLDB, अपेक्स बैंक, PLDB, CCB, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आदि आदि, होलसेल भंडार, ये सारी संस्थाएं जो हैं, इनमें हम लोगों ने, हमारे परिवार ने भी, हमारे साथियों ने भी, हमारे मित्रों ने, तो एक विशेष परिस्थिति में वो निर्णय मैंने लिया। इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है, मैं खुद ही कह रहा हूँ ना आपसे, विशेष परिस्थिति में वो निर्णय मैंने लिया। इलेक्शन मैंने फाइट किया, और चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता की भावना मेरे अंदर थी, और जब वो सारी परिस्थितियाँ मैंने देखी तो मैंने अपने आप में महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मूल पार्टी है, मूल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हम हैं, और वहाँ पर जो दृश्य परिवारवाद वो सब देखा तो उससे मैं आहत भी हुआ, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज मैं काम कर रहा हूँ। सर अभी जो है पंचायत और निकाय चुनाव है, तो उसके अंदर जो विपक्ष की रणनीति है कुछ ऐसे है कि गहलोत जी कहते हैं कि सिफारिश से काम नहीं चलेगा, सिफारिश वाले को टिकट नहीं देनी। तो मतलब आपकी पार्टी की क्या कुछ रणनीतियां हैं? गहलोत जी ने अपनी ज़िंदगी में सिफारिश के अलावा कुछ किया ही नहीं, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ। वो तो सिफारिश ही मानते हैं, सबसे ज़्यादा सिफारिश मानने वालों में उनका नंबर 1 है। पिछले 5 साल की सरकार में मुख्यमंत्री के
अपने काल को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, किसी से छुपावा नहीं। हमारी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, बूथ स्तर से लेके ग्राम पंचायत के स्तर से लेके, पंचायत समिति के स्तर से लेके, जिला परिषद से लेके और स्टेट लेवल पर, और ऐसे ही हमारे वार्ड, नगर के वार्ड हैं, नगर के वार्ड से लेके नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तक एक ढांचा बना हुआ है और उस ढांचे के अनुरूप हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सर, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की बात की जाए तो डोटासरा जी का नाम आता है। कहीं ना कहीं डोटासरा जी जो है विधानसभा के अंदर, और काफ़ी मतलब शब्द शैली भी कहीं ना कहीं उनकी ऐसी होती है और काफ़ी ऐसे चर्चाओं में रहते हैं। उनकी राजनीति आप किस तरह से देखो भाई, बात यह है कि मैं इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर, आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आप विधानसभा के सारे रिकॉर्ड जो हैं, रिकॉर्डिंग जो है वो सारे आप देखिए। चाहे पहले कोई ये विधानसभा चल रही है इसके देख लो, इसके पूर्व में जो विधानसभाएं रही हैं उसके देख लो, पुराने लोगों के भी देख लो और नए लोग हैं उनके भी देख लो। इस तरह से उछल कूद का जो काम है और बेवजह की जो बातें करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत ही गोविंद सिंह ने की है। मतलब वो जो बात विधानसभा के फ्लोर पे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के लिए बात करते हैं, उस बात का कोई मतलब नहीं है यार। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, विधानसभा में वो रहे हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, और वो ये कहता है कि मदन राठौड़ मेरे बीच में क्या मुकाबला है। अरे भाई, मदन राठौड़ के तेरे का मुकाबला, हम तो उल्टी बात कह रहे हैं। मदन जी राठौड़ जो हैं वो इतने सभ्रांत नेता हैं, इतने सभ्रांत राज्यसभा के सांसद हैं कि देश भर में राज्यसभा के सर्वश्रेष्ठ सांसदों को जो अवार्ड मिले हैं उनमें उनका नाम है, और वो कहता है ओ मदन जी भी कोई अध्यक्ष हुए। यार कमाल हो गया। आखिर ओछी राजनीति करने का भी एक स्तर होना चाहिए ना। कई बार मेरे लिए कहते हैं कि ये क्या मांगते हैं। अरे तू तो यार 4 चुनाव लड़ा है, हम 38 चुनाव लड़े हुए तेरे सामने बैठे हैं। हमने तो सीकर की जनता, सीकर जिले की, सीकर लोकसभा क्षेत्र की, राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से हम नेता थोड़ी, हम तो फिर भी कार्यकर्ता ही हैं। मेरे गांव के बारे में कई बार बात करते हैं। उस गांव में क्या है, उस गांव में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन है। उस गांव में सबसे पहली 1965 की सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। उस गांव में पहली बार हमारी जो अनुसूचित जाति की बस्ती गांव में है। राजस्थान में पहला गांव है जिसमें पूर्ण रूप से पक्के मकान और पक्की सड़कें। मतलब उस गांव के स्टेडियम को आप जाके देखिएगा, उस गांव में ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो किसी ग्रामीण अंचल के इंफ्रास्ट्रक्चर में होनी चाहिए, वो नहीं है। उस गांव के हॉस्पिटल को आप देखिए, CSC वहाँ पर बनी हुई है। और वो कहते हैं कुदन में क्या है, कुदन में क्या नहीं है, कुदन में क्या है और क्या नहीं है, यहाँ तक आ जाता है कई बार। तो ये तो जवाब जो है वो गाँव में आ जाओ, देख लो। सर, अभी विधानसभा क्षेत्र स्टार्ट हुआ तो विरोध करते हुए दिखाई दी पक्ष, और इस वजह से कि वो विधानसभा के जो गेट है उनके ताला भी लगाया हुआ मिला। देखिए, जब मुद्दे पास में नहीं होते हैं, जब मुद्दा हाथ में नहीं होता है और सिर्फ आलोचना ही करनी है, तो यही काम होता है। सरकार की परफॉर्मेंस, सरकार के बजट और सरकार से मांगने के लिए सबसे पहली पंक्ति में कि ये मैं लेकर आया हूँ। ये अभी इसमें कई बार आते हैं न्यूज़ में, रोज देखता हूँ मैं। अरे भाई, आपकी जितनी योजनाएं हैं, MLA फंड का पैसा हर MLA के साथ लागू है। उसके अलावा तो सरकार की योजनाएं, कांग्रेस की सरकार रहे तब तो कहते हैं कि बीजेपी वाले क्या मांगते हैं, ये पैसा हमारा है। कांग्रेस के समय में, सरकार के समय में भारतीय जनता पार्टी के भी तो MLA थे ना, तो वो MLA कुछ भी कहते थे कि भाई हमने ये काम हमने करवाया। तो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के ये गोविंद सिंह और बाकी मुख्यमंत्री सब क्यों ये क्या मांगते हैं भाई, ये तो हमारी सरकार का पैसा है, हमने दिया है, हमारा कैंडिडेट था उसको दिया है। तो कांग्रेस के समय में तो जो पैसा मिलता था उसमें 200 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार कहती थी नहीं ये हमारा हक है, जनता को कहती थी ये पैसा हमने आपको दिया है डेवलपमेंट के लिए, विकास के कामों के लिए, इसमें बीजेपी वालों का कोई हाथ नहीं है। और बीजेपी की सरकार जब पैसा देती है कहती है तो मैं लेकर आया हूँ। तो भाई ये देखो, ये चलने वाली बात नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा जवाब तलब ही नहीं है। जिसकी सरकार होती है उस सरकार की योजनाएं जो हैं वो ज़मीनी स्तर के ऊपर उनका जो उसके अनुरूप चलती है
मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी यही है, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में, ये तो है सच्चाई। अब कोई ज़बरदस्ती उछल कूद यूँ करता रहे, उसका कोई जवाब मैं तो देना नहीं चाहता। चलिए सर, मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है। मेरा एक आखिरी सवाल है कि गहलोत सरकार की जब बात करी जाए और भजनलाल सरकार की बात की जाए, तो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनका कहना यही होता है कि गहलोत सरकार में फ़ोन वितरण हुए, उसके अलावा जो राशन है वो वितरण हुआ, और भजनलाल जी ने हमें क्या दिया। देखिए, ये बात जो आप रख रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है, कम्युनिकेशन के लिए जितना पैसा लगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंड आता है स्टेट्स में, वो पैसा लगता है। कम्युनिकेशन जो है, दूर संचार की जो व्यवस्थाएं हैं, वो पैसा लगता है। जो किसी भी वर्ग के लिए, 36 बिरादरी के वर्ग के लिए, किसी भी श्रेणी के लिए, चाहे युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, मध्यम व्यापारी हो, कोई भी वर्ग हो, उन सब की योजनाएं जो हैं वो भारत सरकार द्वारा गाइडेड होती हैं। और उसमें जो पैसा आता है, उस पैसे का आप ये देख लीजिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। CWC किसका है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहाँ से अनाज चलता है, वहाँ से चावल चलता है, गेहूँ चलता है, बाकी अनाज चलते हैं और दालें चलती हैं। वो अनाज स्टेट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैसा है वो उनको आवंटित किया जाता है। परचेजिंग कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा दे रही है। किसान को पैसा कौन दे रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। परचेजिंग किसकी है? फिर उसमें जो BPL फैमिलीज़ हैं या अदर फैमिलीज़ हैं, उनके लिए जो आवंटन है, वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, वो धीरे धीरे पाइपलाइन से चल के हर स्टेट को पहुंचता है। तो वो कहने को तो कोई कुछ भी कहते हैं, योजनाएं तब भी चल रही थी, अब भी चल रही हैं। कांग्रेस की सरकार के समय में भी कोई योजना चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि योजना वहाँ से नहीं चल रही थी। भारत सरकार के बजट का अपना एक प्रारूप है। उस बजट में जो योजनाएं चलती हैं, वो योजनाएं स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए, पूरे देश भर के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री पद के रूप में, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन योजनाओं में गरीब तक ज़्यादा पैसा पहुँचे, इसके लिए उस पैसे को दुगुना तिगुना कर दिया। ये खास बात है और भजनलाल जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। आप जो है आकलन कर लीजिए, अंतराल कर लीजिए, तुलना कर लीजिए कि उन्होंने क्या दिया और इन्होंने क्या दिया। अगर इसके ऊपर कोई तुलना करने की बात हो, मेरे पास पूरे आंकड़े, जब आप चाहो मैं देने को तैयार हूं। सर, एक सवाल सबका यही है कि गहलोत जी ने कर्जा किया। आपका सवाल था कि राजस्थान को कर्जे में डुबाने का काम क्या गहलोत सरकार ने किया, शायद ये सवाल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसके लिए आंकड़े देखने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े देखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के आंकड़े देखिएगा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी योजनाएं हैं उनके ऊपर कितना ऋण गहलोत सरकार ने लिया, उसका आंकड़ा देखिए। वो भार किस पर पड़ा? जनता पर। भारत सरकार से जो पैसा बिना इंटरेस्ट का आता है, वो सबसे कम पैसा गहलोत सरकार के टाइम में आया। और बिजली की जो खरीद हुई, उस खरीद में गुजरात जैसी स्टेट ने 2 रुपये 13 पैसे में बिजली खरीदी और हमारे यहाँ वो 6.5 रुपये पर यूनिट दी गई। कितना बड़ा घोटाला है, देश का सबसे बड़ा घोटाला है। 2 रुपये 13 पैसे में उन लोगों ने बिजली खरीद के किसानों को दी, आम उपभोक्ता को दी, व्यापारी को दी, सब वर्गों को दी, और यहाँ पर 6.5 रुपये। अब एक बार अंदाज लगाओ, गहलोत सरकार जी के समय में छत्तीसगढ़ में जो कोल ब्लॉक था हमारा, उस कोल ब्लॉक के ऊपर इस तरह से कूद पड़े सारे लोग कि भाई यहाँ से कैसे भी हम लोग जो है क्या अर्निंग कर सकते हैं। सरकार के इर्द गिर्द जो एक माफिया थे, उन सब ने वहाँ पर जिस तरह से काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इसलिए कर्ज में डुबोने का काम किया और आज स्थिति यह है कि उस कर्ज को, उसके इंटरेस्ट को, उसके पैनल इंटरेस्ट को चुकाया जा रहा है, उसके ओरिजिनल अमाउंट को चुकाया जा रहा है। और राजस्थान क्योंकि पर व्यक्ति है, रुपया कोई भी देता है ना, चाहे वर्ल्ड बैंक दे, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक दे, चाहे रिजर्व बैंक दे, रुपया पर व्यक्ति आता है। राजस्थान में कितने हेड हैं, हेड गिनते हैं, और कितना बड़ा क्षेत्रफल है। जो पैसा देता है वो अगर आपको अपने घर बनाने के लिए पैसा देगा तो वो देखा कि इनका घर इतना फिट बाई इतना फिट, 40 बाई 30 का घर बन रहा है, 1200 स्क्वायर फीट है, इतना खर्चा आएगा, इतना ये देंगे,
इतनी इनकी तनख्वाहें, इतनी एग्रीकल्चर की इनकम है, इतना ये, तो ये वापस पैसा दे सकते हैं और उस हिसाब से आपको एक लोन दे दिया जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। गहलोत सरकार ने जो पैसा लिया उसमें जनता के हर व्यक्ति के ऊपर जो, क्योंकि वो पैसा चुकाने का वापस काम है, वो जनता की अर्निंग से वापस आएगा। सरकार अपनी अर्निंग से थोड़ी दे रही है, पैसा ले रही है वो भी जनता के सर के नाम से आता है कि इतने लोगों के में हम ये पैसे का बंटवारा करेंगे। 2 लाख करोड़ रुपया अगर आ गया तो 2 लाख करोड़ रुपये का हमारे करीब 7.25 करोड़ लोगों में बंटवारा हुआ उस समय, एक आ गया उस समय 7.25। अब पैसा वापस जाएगा तो भी तो हमारे सर के ऊपर गहलोत सरकार जिस दिन आई उस दिन अगर 100 रुपया सर पे था तो आज वो 85 रुपया ही है। उस भार को भजनलाल जी की सरकार ने कम किया है, ये कहना है मुझे। सर, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि जनता जो है अभी हाल जो एथेनॉल है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, एथेनॉल वाला जो फ्यूल है उसको लेकर काफ़ी परेशान है। क्या ये लंबे समय तक फ्यूल बचाने की रणनीति है या लोगों का भ्रम है? देखिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक की गहराइयों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने जानकारी ली, जब लोग ये बात करते थे आज से 10 साल पहले कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी हो सकती हैं क्या, आज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो सब लिए घूम रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, बैटरी के जो व्हीकल, अब एक नई बैटरी आ रही हैं, अभी यहाँ से चले 300 किलोमीटर में फिर बैटरी चार्ज करो, अब तो उसमें 2-2 घंटे लगते हैं। अब तो इतने इतने बड़े सेटअप्स आ रहे हैं कि वहाँ 10, 12, 15 मिनट में तो आपको फिर 1200 किलोमीटर चलाओ। तो जब वो चीज़ें कामयाब हो सकती हैं तो ये क्यों नहीं होगी। गडकरी जी के बारे में ये कहा जाता है, इथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी जी को इसमें कहा जाता है। नितिन गडकरी जी वो व्यक्ति हैं, मंत्री हैं, लेकिन वो विजन वाले व्यक्तित्व के धनी हैं कि मैं उनके उस फार्म पे गया हूँ नागपुर में, जहाँ पे बिजली पैदा करने के बारे में उस समय हम 45 लोग गए थे। तो मैंने खुद ने सोचा यार ये इससे संभव है क्या, मैंने खुद ने इसकी सोचा और आज उन्होंने वो संभव करके दिखाया। उन्होंने एक एक पैसे के शेयर के, एक एक पैसे के 100 लोगों को इकट्ठा कर रखा था और उन जिस तरह से बिजली पैदा करने का काम किया। ये सोलर एनर्जी के ऊपर किसी ने सोचा था क्या? जो 16 रुपये यूनिट गवर्नमेंट खरीदती थी, आज 3.25 रुपये में कुसुम योजना चल रही है। सब दौड़ रहे हैं कि कैसे भी इस योजना में मैं ग्रिड के 33 केवी ग्रिड के साथ या 132 के साथ या मैं इससे जुड़ जाऊं और मेरे खेत में मैं सोलर प्लांट लगा दूं। हमारे जाजोद में लगा है अभी ताज़े, बावर्जी ने लगाया, बोरदास में लगाया, गिरने में, सब जगह। यानी लोग दौड़ रहे हैं, 3.25 रुपये पर यूनिट में दौड़ रहे हैं। और जहाँ 16 रुपये थे, तो आप सोचो कि किसान को खेत में बैठे बैठे अगर खेती पानी कम हो गया तो किसान को एक एक किसान ने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए और आज वो सारे खुशहाल हो रहे हैं। इसलिए देखो, ये नई चीज़ें जो आ रही है ना, उनको अडॉप्ट करने के बाद ही मालूम चलता है कि इसका कितना फ़ायदा आम जन को मिलेगा और ये आम जन को फ़ायदा मिलने वाली साबित होगी आने वाले टाइम। लेकिन सर, जहाँ दाम घटने चाहिए थे वहाँ दाम घटे नहीं। इस चीज़ के, पेट्रोलियम के, देखिए पेट्रोलियम के दाम का स्तर जो है ना, वो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ इश्यू है। अभी गल्फ में वार जिस तरह से माहौल चल रहा है, पैदाइश कहाँ पर है? गल्फ में, सब जानते हैं, सारा वहीं पर है। अब कई चीज़ें जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, बाकी मिनरल्स हैं, बड़े मिनरल्स, जिंक, तांबा, जितने मिनरल्स हैं, यूरेनियम और ऑयल, इन सब का वर्ल्ड लेवल पर एक ग्राफ चलता है और सारी रेट्स जो हैं उसमें निर्धारित होती हैं। ये किसी अकेले के बस की बात नहीं होती। उसके बावजूद भी पहला देश भारतवर्ष है, पहले प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं कि गल्फ के समय में जो क्राइसिस आया, लोगों के घरों में ये हो गया कि सिलेंडर रख लो, घर में सिलेंडर रख लो, वरना सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गाड़ियों में तेल भरा लो, तेल मिलेगा कि नहीं मिला। ने रेट बढ़ाई और सबको तेल भी मिला और सिलेंडर भी मिले। ये तो आप हम देख ही रहे हैं, अपने आप में अद्भुत बात है। सब देशों में रेट्स बढ़ी हैं, बहुत भारी तादाद में। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा है, भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे बिल्कुल बैलेंस तरीके से काम को दिखाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर।